तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़े थे, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। नेचुरल नंबर में कौन से थे? जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, वो सारे नेचुरल नंबर थे। फिर हमने होल नंबर पढ़ा, होल नंबर में वो सारे नंबर्स आए थे 0 से इंक्लूड होकर के, और नेचुरल नंबर के सारे नंबर्स इंक्लूड हो गए थे, ठीक है। और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था? उसके बाद इंटीजर्स पढ़े थे, ऑड नंबर पढ़े थे, ठीक है। ऑड नंबर में हाँ, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था इवन नंबर, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सब इवन नंबर होते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? प्राइम नंबर पढ़े थे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका फैक्टर एक तो 1 हो और नंबर खुद हो, बस, बाकी और कोई दूसरा फैक्टर उसमें नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलता है तो प्राइम नंबर नहीं होगा, और अगर नहीं मिलता है, केवल 2 ही फैक्टर मिलते हैं, तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर होगा, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था कि भाई इंटीजर्स क्या है। हाँ, को प्राइम नंबर्स पढ़े थे। ऐसे 2 नंबर का ग्रुप, ऐसे 2 नंबर्स का या फिर मोर देन नंबर भी हो सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स का ग्रुप जिनका फैक्टर, जिनके कॉमन फैक्टर कुछ नहीं आना चाहिए, 1 होना चाहिए केवल। उनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? केवल 1 होना चाहिए। जैसे 2 और 3 था, 2 और 3 में कॉमन फैक्टर क्या है? केवल 1 है। 3 और 4 था, है ना, 2 और 5 था। इस टाइप के नंबर्स क्या हो जाएंगे? को प्राइम हो जाएंगे। इंटीजर्स में हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़े थे भाई? 2 तरह के पढ़े थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या थे? वो सारे नंबर्स जो 1 से लेकर स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। फिर हाँ, धनात्मक पूर्णांक पढ़ा था। और उसके बाद हमने ऋणात्मक पढ़े थे, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स पढ़े थे। उसमें क्या था? वो नेगेटिव के सारे नंबर्स आते थे जो हमारे -1 से स्टार्ट होकर के लास्ट तक चलते थे। अच्छा, नेगेटिव का नंबर जितना बड़ा होता है वो एक्चुअली में उतना ही छोटा होता है, ठीक है। ये बात समझने पड़ी थी, हमने पढ़ रखी थी। अब इसके बाद हमने एक पढ़ा था परिमेय संख्याएं और दूसरा अपरिमेय संख्याएं, मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि इरेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ी थी रियल नंबर, ऐसे नंबर्स जो कोई भी नंबर होना चाहिए, कोई भी नंबर हो, केवल इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके बाकी सारे नंबर रियल नंबर्स में काउंट हो गए थे, ठीक है। ये हमारा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया कल का। अब हम बात करते हैं कि क्रमागत पूर्णांक कैसे लिखना है। मान लीजिए सपोज दैट क्रमागत नंबर कौन कौन से होते हैं। हम पहले क्रमागत नंबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वाटर ज़्यादा हो गया है, मैं थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूँ। क्रमागत हमारे नंबर्स क्या है? क्रमागत नंबर की हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट हमें कहीं ये लेना पड़ जाए, ये कहा जाए आपसे कि 3 क्रमागत नंबरों का सम 20 है। 3 क्रमागत नंबरों का सम 20 है, तो बताइए वो क्रमागत नंबर कौन से हैं? तो कैसे लिखोगे? अब यहाँ पे ये तो पता नहीं कौन सा नंबर है, तो हम ऐसे में 3 क्रमागत नंबर हम कौन से मानेंगे? उसके लिए हम मानेंगे, माना पहला क्रमागत नंबर, पहला क्रमागत नंबर या संख्या कितनी हो जाएगी? हमने मान ली x। अब जैसे अगर हम कंटिन्यूअस नंबर निकालें, क्रमागत को कहते हैं कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू नंबर की अगर हम बात करें तो एक हमारा क्या होगा? अगर मान लो मैंने पहला नंबर 5 ले लिया, तो उसके बाद कंटिन्यू नंबर 6 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 8 होगा, यानी कि एक एक इंक्रीज हो रहा है अगले नंबर में। तो यहाँ पे दूसरा क्रमागत नंबर भी क्या होगा? एक इंक्रीज होगा। एक इंक्रीज होगा तो दूसरा नंबर कौन सा बनेगा? बताओ जरा। भाई हमने पहला एग्जांपल में क्या समझा था? 5 है अगर पहला नंबर, तो दूसरा क्रमागत नंबर क्या था? 6, यानी कि हमने 5 में 1 प्लस किया तब 6 आया। ऐसे ही हमने जो 5 में, उसके बाद 6 में अगर 1 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? या फिर मान लो जैसे मैंने 5 में पहले 1 ऐड किया तो 6 आ गया, क्रमागत नंबर आ गया। फिर मैंने 5 में 2 ऐड कर दिया तो दूसरा क्रमागत नंबर आ गया। फिर मैंने 5 में 3 ऐड कर दिया तो तीसरा क्रमागत नंबर आ गया, है ना। तो मैंने यहीं पे बात की दूसरा क्रमागत नंबर अब क्या होगा? नहीं, 6 नहीं होगा, यहाँ पे हमें तो पता ही नहीं ना नंबर कौन सा है। तो हमें ये पता है कि हमने 5 में क्या प्लस किया था? 1 प्लस किया था, तब हमारा दूसरा नंबर निकल के आया था। ऐसे ही यहाँ पे 5 की जगह पर पहला नंबर क्या है? x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? x प्लस 1 होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक लिया था 5, तो दूसरा क्या लिया? 5 प्लस 1, फिर तीसरा क्या लिया? 5 प्लस 2, फिर चौथा क्या लिया? 5 प्लस 3, फिर और अगला क्या लेंगे? 5 प्लस 4, ऐसे लेते जाएंगे। बात समझ रहे हो? अब ये 5 तो तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें तो पता है कि ये x है, तो ये सब x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 ऐसे आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा और तीसरा क्रमागत नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा। ये बात समझ आई या नहीं आई? और मैंने अभी आपको बताया था कि क्रमागत 3 क्रमागत नंबरों का सम कहते हैं योग के लिए, हिंदी में कहते हैं योग, इंग्लिश में कहते हैं सम, वो 20 है। तो क्रमागत नंबर कौन कौन से होंगे? तो इनको क्या करो, सम करने के लिए x प्लस 1 प्लस x और x प्लस 2 इज इक्वल टू 20 है। ये बात समझ आई नहीं आई? तीनों नंबर को मैंने जोड़ा, अगर तीनों नंबर को जोड़ा जाता है तब 20 निकलता है। क्या निकलता है? 20 निकलता है। तो हमने यही तो कहा, उसका सम कितना है? 20 है। तो इन तीनों को जोड़ दिया, ये मेरा दूसरा नंबर है, ये मेरा पहला नंबर है, और ये ऑलरेडी नंबर है। समझ गए? अब 1x 2x 3x, वेरिएबल तो जानते हो ऐड करना कैसे जोड़ते हैं हम वेरिएबल को। देखो, मल्टीप्लाई जब भी होगी x की x से, तो इसकी जो पावर होती है पावर प्लस होगी, याद रखना। 1 + 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बात समझ गए? लेकिन अगर यहीं पे x प्लस एक्स हो जाए तो पावर प्लस 1 नहीं होगी, तो ये होगा 2x। तब क्या रह जाएगा? 2x। बात समझ गए? कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक कोई? प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, दोनों को जोड़ा तो ये 2x हो गया। पावर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्लस माइनस में। अगर यहाँ पे माइनस होता, ये होता 2x - x, तब भी यही माइनस होते ये वाले। ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो कितना बचता? 1x।
ऐसे लिख सकते हो, या 1 लिखो या मत लिखो। बात समझ आ गई? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? ये बात समझ गए भाई? प्लस में हमेशा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कहते हैं गुणांक, ठीक है, ये इसका गुणांक है, ये इसका गुणांक है एक्स का। बात समझ गए? तो ये हमेशा गुणांक प्लस होते हैं, गुणांक प्लस हो गए, समझ गए? वहीं पे ये भी है और ये भी है, और माइनस में गुणांक ही माइनस होते हैं, गुणांक ही माइनस होते हैं। तो ये 2 है, ये 1 है, ये 2x है और ये 1x है, माइनस होके 1x रह गया। तुम्हारे पास 10-10 के 2 नोट थे और एक 10, मैंने आपसे एक 10 का नोट ले लिया, तो तुम्हारे पास कितना बचा? एक 10 का नोट बचा। बात समझ गए? कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, एक्स की वाली और बता देता हूँ। देखो इसमें क्या है, ये वाला समझ आ गया ना, प्लस माइनस वाला? वेरी गुड। प्लस और माइनस, अब मल्टीप्लाई पे थोड़ा सा और समझ लो कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में क्या होता है। देखो जरा, एक है हमारे पास x मल्टीप्लाई x, अगर यहाँ पे वेरिएबल का जब भी मल्टीप्लाई हो तो याद रखना कि हमेशा उसकी पावर प्लस होगी। क्या होगी? पावर प्लस होगी। इसका मतलब x की पावर 1 + 1 इज इक्वल टू x की पावर 2। ये बात बोलो समझ आई या नहीं आई? हाँ, अगर x की पावर 2 है और दूसरा भी x की पावर मान लो 3 है, ठीक है, x की पावर कितनी है? 3 है। मैं इसको जरा थोड़ा साफ कर दूं, यहाँ पानी लग चुका है। देखो, अगर मान लो सपोज दैट यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2 है और दूसरी जगह x की पावर 3 है, तो क्या होगा? x की पावर 2 + 3 यानी x की पावर 5। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ आई या नहीं आई? यहीं पर एक चीज़ और याद रखनी है, अगर x की पावर 7 है और बटे में x की पावर 5 है, ये है, तो इस केस में भी याद रखना, इस केस में ये 5 ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा हमारा x की पावर 7 और दूसरा आएगा x की पावर -5। नीचे की पावर जब ऊपर आती है, नीचे की पावर जब ऊपर आती है तो वो हमेशा किसकी? माइनस की हो जाती है, ठीक है। हाँ, जब नीचे हो पावर और जब हम उसको ऊपर लेके जाते हैं तो जाता ऐसे ही है बिल्कुल, लेकिन पावर किसकी हो जाती है? माइनस की हो जाती है। बस पावर का साइन बदल जाता है और ये हो जाता है हमारा x की पावर 7 - 5 इज इक्वल टू x की पावर 2। कितना आ गया? x की पावर 2। 5 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये तो बात हुई यहाँ तक। अभी एक बात और समझो इसके बारे में, ये बात समझ आ गई? अगर सपोज दैट यहाँ पे कोफिशिएंट भी दे रखा हो, कैसे दे रखा हो? यहाँ लिखा हो 2x² × 3x³, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? तब यहाँ पे करना क्या है? इस कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट से करना, 2 × 3। बात समझ गए? और x² यानी x² × x की पावर 3, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। x की पावर 2 + 3 यानी 6x की पावर 5। ये बात समझ आई या नहीं आई बताओ? ठीक है, हमेशा याद रखना, जब 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो ये कोफिशिएंट भी दे रखा हो और पावर भी दे रखी हो और मल्टीप्लाई का साइन दे रखा हो, तो क्या करोगे? कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट से करोगे, यानी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से होती है और वेरिएबल की मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है। बात समझ गए? अच्छा, एक चीज और समझ लो यहाँ पर, और समझने वाली ये है कि मान लो सपोज दैट अगर यहाँ पे ऐसे देखा होता 10x की पावर 2 अपॉन 5x की पावर 1, या x की ऐसे लिखा होता 5x, तब क्या करते? तब भी सेम, कोफिशिएंट से कोफिशिएंट कटता, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, कोफिशिएंट से कोफिशिएंट कट गया, और ये x की पावर कितनी है? 1, ये ऊपर चली जाती, यहाँ पे 2 आता, x की पावर 2 - 1। अब समझ गए क्यों? क्योंकि x की पावर माइनस में आएगी और माइनस ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस उसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x बचेगा। ये बात समझ आई या नहीं आई? या फिर हम इसको और समझ लेते हैं, तो ऐसे लिख सकते थे 10 को 2 × 5 और यहाँ पे x × x, और इसको हम 5x, x से x कट गया और 5 से 5 कट गया, कितना बचा? 2x बचा। बस ये बात समझ आ गई? चाहे ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझ लो, बात एक ही है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? ये क्लियर हो गया या नहीं बताओ? नीचे वाला, ये वाला कौन सा वाला? ये दोबारा से बताऊं? देखो एक चीज समझनी है इसमें, बस यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, डिवाइड जब होता है तो डिवाइड हमेशा कोफिशिएंट का कोफिशिएंट से होगा, ये याद रखना, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 10x की पावर 5 और यहाँ लिखा है 2x की पावर 3, तो क्या होगा इस केस में? अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ 2 × 5 और x × x × x × x × x, इसमें छोटा रह जाएगा, मैं नीचे लिख लेता हूँ इसको। देखो ऐसे लिख लेते हैं इसको, नीचे लिख के यहाँ पर 2 × 5 × x x x x x 1 2 3 4 5, और यहाँ पे दूसरा आया 2 × x × x। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको? x की पावर 5 है, इसको x की पावर 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 को तो मैं 2 × 5 लिख ही सकता हूँ, 10 को तो 2 × 5 लिख सकता हूँ। ऐसे समझो जैसे मेरे पास 10 के 5, 10 का एक नोट है, 10 का एक नोट है, तो 5 के मैं 2 नोट ले लूँ, निकाल सकते हैं, या फिर 2 रुपए के 5 सिक्के ले लो, तब भी बात 10 है, ठीक है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 1 + 1 + 1 + 1 + 1 2 3 5, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? वही कर दिया मैंने, सब अलग अलग कर दिए। जब हम ऐसे लिखा था x² को हमने कैसे लिख दिया था?
एक्स की पावर 1 + 1 यानी एक्स की एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ऐसे लिख दिया था, ऐसे लिखा हुआ था। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो हमने इसको ऐसे लिखा था, बात समझ गए। और जब हमने ऐसे लिखा था तो इसको हमने ऐसे भी लिखा था। तो उल्टा भी तो हम कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यही मैंने यहाँ पे किया है, पहले ये लिखा हुआ था, मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया, फिर मैंने बाद में ऐसे कन्वर्ट कर दिया। सबकी पावर 1 1 अलग अलग हो गई, समझ गए। अगर कोई पावर ना लिखी हो तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, बात समझ गए। अब इसमें और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 2 × x मल्टीप्लाई, और इसको भी मैंने पावर में लिख लिया, चलो 1 + 1 + 1। ये बात समझ आ गई। अब देखो 2 से 2 कट गया और x से x कटा, इस x से ये x कट गया, इस x से ये x कट गया। क्या क्या बचा है बस वो देख लो। एक तो 5 बचा है, एक हमारा x बचा है और दूसरा ये x बचा है। एक तो ये बचा था और एक ये बचा था, यही दो बचे थे बस। और अपॉन में कुछ बचा ही नहीं था, अपॉन में कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो नीचे का काम खत्म हो गया। यहाँ पे आया 5 और x की पावर 1 ये है, x की पावर 1 ये है, मतलब x की पावर 1 + 1 = 5, x की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर आ गया। अब डिवाइड समझ गए कैसे करना है हमें डिवाइड, बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ नेक्स्ट पर, एक और हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं यहीं पर। चलो खैर, ये तो क्लियर हो गई बात यहाँ पर, अब कंफ्यूजन तो नहीं है कोई। चलो फिर अब हम आगे समझते हैं थोड़ा सा। हमारा जो मेन क्वेश्चन था कि हमारे 3 क्रमागत नंबर हैं, 3 कंटिन्यू नंबर हैं, कॉन्टिन्यूस नंबर हैं, ठीक है। क्या है, कॉन्टिन्यूस नंबर कह लो या फिर क्रमागत नंबर कह लो, इंग्लिश में कंटिन्यूस बोल दो और हिंदी में क्रमागत बोल देंगे। ऐसे 3 नंबर का सम कितना है, योग कितना है, 20 है, उनको जोड़ने पर 20 आता है। तो हमने यही तो अप्लाई कर दिया। कंडीशन क्या कह रही थी, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 3 नंबर को जोड़ने पर उसका सम 20 आता है, बात समझ गए। यही चीज यहाँ पे अप्लाई करो। x इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, तो 1x 2x 3x, ये कितना हो गया, 3x हो गया। अब देखो इसके पास तो 1 है नहीं, लेकिन इसके पास प्लस में 1 है। ये याद रखना, कभी कांस्टेंट और आपके दोनों वेरिएबल कभी ऐड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये गधे हैं, ये घोड़े हैं, तो गधे घोड़े कभी इक्वल नहीं हो सकते, मतलब साथ में जोड़े नहीं जा सकते, ठीक है, बात समझ गए। और ये 1 और ये 2 दोनों मिलकर के 3 हो गया, ये हो गया हमारा 20, ठीक है। इसको उधर ले जाऊं और ये हो जाएगा हमारा 21 ले लेना चाहिए था, चलो खैर कोई नहीं। यहाँ पे 3 हो गया और ये हमारा आ गया 3x = 20 - 3 और ये रह गया 17। इतनी बात समझ आई या नहीं आई भाई। 3 था यहाँ पर, मैं इस 3 को RHS की तरफ ले गया, बात समझ गए। तो ये 3 यहाँ पर आ गया माइनस का, समझ गए। और यहाँ पे 3x रह गया इस साइड में, यहाँ पे 20 में से 3 जाएगा, 17 बचेंगे। और यहाँ पे 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है। जितने कोफिशिएंट होते हैं, जितने गुणांक होते हैं, वो सब अपने वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं, याद रखना हमेशा। जितने कोफिशिएंट होते हैं वो अपने कोफिशिएंट के साथ, उसके वेरिएबल के साथ क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे रह गया, हमने क्या किया, 3 × x ऐसे लिख सकते हैं। और जब LHS में कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है, जब उसे RHS में भेजते हैं, तो वो किस में हो जाती है, याद रखो, बराबर के इधर। अगर मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर वो इधर जाएगा बराबर के, तो डिवाइड बन जाता है, डिवाइड में जाएगा हमेशा। अगर इधर डिवाइड में है तो इधर हमेशा जाएगा, किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। अगर इधर प्लस में है तो इधर जाएगा हमेशा माइनस में जाएगा, और अगर इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, ये याद रखना। इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, यानी भाग में जाएगा। तो x = 17/3 आंसर आया हमारा, यानी एक हमें x की वैल्यू मिल गई, ये बात समझ आ गई। ये हमें पहला नंबर मिल गया। दूसरा नंबर क्या है इसका, दूसरा नंबर, दूसरी संख्या, हिंदी में बोलेंगे संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे नंबर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, x + 1 है दूसरी संख्या, यानी कि 17/3 + 1, और इसका एलसीएम लोगे तो 3 आएगा। यहाँ पे 17 + 3 = 20/3। ये बात समझ आई या नहीं आई, एलसीएम लेना समझ आया। इसके अपॉन में 1 है, ठीक है। और 1 और 3 का एलसीएम लो, 3 और 1, 3 से काटोगे 1 आएगा, 1 आएगा, 1 1 पे छोड़ देते हैं हम, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। और एलसीएम कैसे लिया करो, डायरेक्टली अगर नहीं आ रहा है ना समझ में एलसीएम कैसे लेना है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसे यहाँ लिख दो। अब इस 3 से इसको डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी छोड़ दो, अगर तुमने ये मल्टीप्लाई करके किया है ना, कि यहाँ 3 की मल्टीप्लाई इससे कर दी है, इससे कर दी है, यहाँ लिख दिया है, तो इस वाले की मल्टीप्लाई 17 से कर दो और इस वाले की मल्टीप्लाई 1 से कर दो। इसके डिनोमिनेटर, इसके हर की मल्टीप्लाई इसके अंश से कर दो और इस वाले की मल्टीप्लाई इससे कर दो, बात समझ गई। ऐसे करना है सिंपल। तो हमने 1 की मल्टीप्लाई 17 से की तो 17 आ गया, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 3 आ गया, और दोनों को जोड़ा तो 20/3 एक आ गया हमारा। यानी पहला नंबर तो ये आया था, दूसरा नंबर ये आ गया, और तीसरा नंबर हमारा, तीसरा नंबर क्या आएगा, तीसरा नंबर आएगा हमारा x + 2, यानी कि 17/3 + 2। अब देखो इसके बटे में जब कुछ ना हो तो हम क्या मानते हैं, 1, कल बताया था मैंने। अगर किसी के बटे में कुछ ना हो तो इसका मतलब 1 है उसके बटे में, उसके अपॉन में, बात समझ गए। अब 3 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अब इस 1 की मल्टीप्लाई 17 से करो, 17 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 23/3। ये तीनों नंबर आ गए, बात समझ आई या नहीं आई बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं है। यानी कि मेरा जो मेन मोटिव था समझाने का इसको, वो समझाने का ये था कि हम 3 क्रमागत नंबर कैसे लेते हैं, 3 क्रमागत नंबर कैसे लेते हैं, ठीक है। यूपी पुलिस में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कंटिन्यू नंबर कुछ अलग दे दिए जाएं,
तो ये याद रखना कि इस टाइप के आप इस टाइप से नंबर्स को लेंगे। ये बात समझ आई या नहीं आई? ये तो थी हमारी क्रमागत संख्याएं। अगर तुमसे ये बोल दिया जाए कि क्रमागत सम संख्याएं, उल्टा बोल दिया मैंने। यहां पे अगर हम मान लो आपसे ये बोला जाए क्रमागत, यहां गड़बड़ हो गया, देखो यहां पे दे दिया जाए क्रमागत सम संख्याएं, तब कौन सी लोगे? उस टाइम सम क्रमागत संख्याएं कौन सी लेनी है? इवन, आपके कंटिन्यू इवन नंबर, ठीक है, कंटिन्यू इवन नंबर तब क्या लोगे? एक तो लोगे x, यानी ये तो कंटिन्यू, ये तो क्या आएगा? इवन आएगा ही आएगा। और इसके बाद दूसरा जो नंबर लोगे ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया, बात समझ आई? सेकंड नंबर जो लोगे वो कितना आएगा? वो आएगा x प्लस 2। क्यों लोगे x प्लस 2? क्योंकि पहली इवन नंबर कौन सी होती है? 2 होती है या नहीं होती है? 2 इवन नंबर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो इवन नंबर आता है वो कितना आता है? 3 इवन नंबर है, 3 तो ऑड है। इवन नंबर कौन सा होता है? ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, 2 से कट जाए, 2 तो कटता ही है। उसके बाद आता है 4, उसके बाद आता है 6, उसके बाद 8, 10, 12, नेक्स्ट 14, 16, 18, 20 etc। ये सब आगे चलती रहेंगी, ये आगे सब चलती रहेंगी, बात समझ आई? तो इसका मतलब ये जो 2 है ये पहली नंबर है, और इसके बाद हमने जो दूसरी नंबर निकाला है ये दूसरा नंबर 2 को प्लस करने के बाद निकाला है। पहले नंबर में 2 प्लस कर दिया जाए तो हमें दूसरा इवन नंबर मिल जाता है, बात समझ गए? और अगर पहले नंबर में ही हमें 4 प्लस कर दिया जाए, पहले नंबर में कितना प्लस कर दिया जाए? 4 प्लस कर दिया जाए तो हमें तीसरा नंबर मिल जाएगा। और अगर पहले नंबर में ही क्या कर दिया जाए? 6 प्लस कर दिया जाए, 2 प्लस 6 कर दिया जाए तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। और पहले नंबर में ही अगर मान लो कितना प्लस कर दिया जाए? 2 में अगर 8 प्लस कर दिया जाए तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, पहला नंबर कैसे मिल रहा था? 2 को प्लस करने पर, और दूसरा मिल रहा था 4 को प्लस करने पर, और तीसरा मिल रहा था 6 को प्लस करने पर, चौथा मिल रहा था 8 को प्लस करने पर, फिर कितने को प्लस करने मिलेगा? 10 को, फिर 12 को प्लस करने पर मिलेगा, फिर 14 को प्लस करने पर मिलेगा, बात समझ रहे हो? तो यानी कि पहला नंबर x है तो दूसरा इवन नंबर क्या होगा? x प्लस 2। क्यों? क्योंकि 2 ऐड करके आ रहा है। अच्छा, तीसरा इवन नंबर कौन सा होगा? थर्ड, x प्लस 4। तीसरा तो 4 जोड़ने पर आया है, पहले नंबर में 4 जोड़ोगे तब तीसरा नंबर आएगा, समझ गए? और अगर हमें चौथा नंबर निकालना हो, फोर्थ नंबर, तब हमारा कौन सा आएगा? तब हमें कैसे करना है? x प्लस 6 करना पड़ेगा, तब हमारा चौथा नंबर आएगा। यहीं पे अगर पांचवें नंबर की अगर बात करें तो कौन सा आएगा? x प्लस 8 आएगा। और अगर हम 6 नंबर की बात करें तब कौन सा आएगा? x प्लस 10 आएगा। और अगर हम 7th नंबर की बात करें तो कौन सा आएगा? x प्लस 12। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं है? और अगर हम 8th नंबर की बात करें तो कितना आएगा? बताओ जरा। वेरी गुड, x प्लस 14। समझ आ गया कि इवन नंबर हमें कैसे निकालने हैं, बात समझ आ गई? अब तुमसे ये कहा जाए कि इसको खत्म करो और यहाँ इवन की जगह विषम कर दो, सम की जगह विषम नंबर निकालो। अब बताओ क्रमागत विषम संख्याएं कौन सी होंगी? तो क्रमागत विषम संख्याओं पे आ जाओ जरा। मैं तुम्हें क्रमागत विषम संख्याओं का एक चीज बता रहा हूँ, छोटी कॉन्सेप्ट। देखो क्या है, इवन और मतलब इवन और ऑड, सम और विषम। सम कहते हैं इवन को और ऑड कहते हैं विषम को। यहां देखो जरा ध्यान से, 3 क्या है? एक और नंबर है। अगर मैं इसमें 2 प्लस कर, मान लो इसके अगली वाली विषम संख्या कौन सी होती है? 5 होती है। 5 होती है। 5 कैसे निकल के आई है? जब हमने 3 में 2 प्लस कर दिया, तो कितना प्लस किया? 2 प्लस कर दिया, तो हमारी 5 निकल के आ गई। और 5 क्या है? दूसरी विषम संख्या। अगर मान लो 5 में यहीं पर मैं कितना ऐड कर दूं? अब मुझे तीसरी निकालनी है। क्या निकालनी है? तीसरी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? अगर हम इसके बाद तीसरे की बात करें तो वो आती है 7। कौन सी आती है? 7। 7 कैसे आई? जब हमने 3 में 4 को प्लस किया, जब हमने 3 में प्लस किया किसको? 4 को, तब हमारी संख्या क्या निकल के आई? 7 आ गई। और उसके बाद आती है 9। ये भी विषम संख्या है, बात समझ रहे हो? ये भी क्या है? 9 विषम संख्या है। और 9 कैसे आई? जब मैंने 3 के अंदर कितना ऐड किया है? 6 ऐड किया है। हाँ, कितना ऐड किया है? 6। पहले में 2 प्लस किया, दूसरे में 4 प्लस किया, तीसरे में 6 प्लस किया। अगर हम चौथे की बात करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 3 प्लस 8 आएगा। और अगर हम उसके बाद की बात करेंगे तो कितना आएगा? 3 प्लस 10 आएगा। और अगर हम उसके बाद की बात करेंगे तो कितना आएगा? 3 प्लस 12 आएगा। बात समझ आई या नहीं आई? बताओ। ये इसका मतलब हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि हमें अगर पहला ऑड नंबर मिल जाए तो उसके बाद हम 2, 4, 6, 8, 10 जोड़ जोड़ के सारे कंटिन्यू नंबर निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखो x क्या है? अगर ऑड हो जाए, x क्या हो जाए? ऑड हो जाए, तो ये नंबर कौन सा निकलेगा? दूसरा ऑड नंबर आएगा, समझ गए? ये नंबर कौन सा निकलेगा? तीसरा ऑड नंबर। ये कौन सा आएगा? चौथा ऑड नंबर। ये कौन सा आएगा? पांचवा ऑड नंबर। ये कौन सा आएगा? छठा ऑड नंबर। ये कौन सा आएगा? सातवां ऑड नंबर, आठवां ऑड नंबर, नवां ऑड नंबर, 10वां ऑड नंबर। ऐसे ही कंटिन्यू आप निकालते जाओगे।
बात समझ आ गई? हमें केवल x चाहिए। अगर x इवन हो गया, x क्या है? इवन है, तो ये यानी इवन को क्या कहते हैं? सम। अगर सम है तो ये सारे नंबर सम आएंगे। जैसे आप देख लो, यहां पे x की जगह अगर 2 आ गया, 2 क्या है? सम है। अगर सम है तो अगला नंबर क्या आएगा? 2 में ऐड करने पर x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू मान लो 2 आ गई। कितनी आ गई? 2 आ गई। तो अब अगला नंबर कितना आएगा बताओ? 4 आएगा। उससे अगला नंबर कितना आएगा? 6 आएगा। उससे अगला नंबर कितना आएगा? 8। देखो यहाँ 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया, फिर 10 आया, फिर 12 आया, फिर 14 आया, फिर 16 आया। अब जरा देखो ये कौन से नंबर बन रहे हैं? ये सारे इवन नंबर निकल के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बात समझ गए? अगर x सम है, इवन है, तो सारे नंबर इवन निकल के आएंगे। और अगर x ऑड हो जाता है, क्या हो जाता है? ऑड अगर हो जाता है, विषम हो जाता है, तो ये सारे नंबर विषम हो जाएंगे। देखो जरा कैसे, इनको मैं इरेज कर देता हूं। इसमें देख लो विषम कैसे हो रहे हैं ये। देखो जरा, पहला नंबर मान लो 3 आ गया, सपोज दैट 3 आ गया, तो अगला नंबर क्या निकल के आएगा? 5। क्योंकि 3 में अब जब 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा? और 3 में जब 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा? और 3 में जब 6 ऐड करोगे तो 9, और 3 में जब 8 ऐड करोगे तो 11, और 10 ऐड करोगे तो 13, 12 ऐड करोगे तो 15, और 14 ऐड करोगे तो 17। जरा ध्यान से देखो ये कौन से नंबर आ रहे हैं? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 15, 17। ये सब कितने हैं? ये सब क्या हैं? और नंबर्स हैं, यानी विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है, x अगर इवन है तो ये सारे नंबर क्या आएंगे? सम आएंगे। एंड अगर x ऑड है तो ऑल नंबर्स आर ऑड नंबर्स। बात समझ आ गई? कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? कोई क्लियर हो गई या नहीं हुई बात? इसको नोट करना चाहो तो कर लो। हम ये करते हैं, नेचुरल नंबर का सम कितना होगा। अगर आपसे बोल दिया जाए कि पहले 10 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? कितना होगा? हम बात करते हैं इसकी। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे निकालोगे? पहली 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो पहला नंबर तो 1 होगा, प्राकृतिक संख्याओं में 1 होता है। और दूसरा नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वां 10 हो जाएगा। बात समझ आ गई? अब इनका एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इनको सबको प्लस कर लें, पता लग जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे हम यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला है ये 12th क्लास का, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? अगर मुझे ये पता, इसका देखो, और एक चीज याद रखना कि कंटिन्यू नंबर होने चाहिए यहाँ पर। ये क्या होने चाहिए? कंटिन्यू। प्राकृतिक संख्याएं 10 प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक सम का फॉर्मूला हो जाता है, योग का। योग, या मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, 12th के फॉर्मूले के हिसाब से बताता हूं तुझे, ठीक है। फिर ऐसे तोड़ लेंगे हम इस फॉर्मूले को। कैसे? एक होता है SN बराबर 1/2, यानी n/2 कर लेता हूं, और दूसरा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है जो 12th में है, उसमें समांतर श्रेणी में, ठीक है। ये सीरीज होती है, एक श्रृंखला बन जाती है। देखो जरा ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5। और देखो इन सबके बीच में जो डिफरेंस है, इन सबके बीच में जो अंतर है, वो कितने का है? 1 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी है ना, इसको कहते हैं सार्वांतर। सभी के बीच का अंतर कितना है? डी बराबर है 1। बात समझ गए? और ये चेक कर लेना, हर नंबर के बीच में तुम्हें कितना मिलेगा? डी बराबर 1 ही मिलेगा। बात समझ गए? अच्छा, एन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट, या नंबर ऑफ संख्या, या नंबर ऑफ, हाँ, कितनी इसमें संख्याएं हैं। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं? 10, यानी एन बराबर हो गया 10, ठीक है। और दूसरा क्या बता रखा है? और ए क्या होता है? ए होता है पहला नंबर क्या है? पहला नंबर क्या है? तो ए बराबर हो गया 1। बात समझ गए? अब हमारे पास आया एन बराबर, तो पता ही है एस एन मतलब योग होता है, एस एन मतलब योग होता है। तो मैं इसको अब कन्वर्ट करता हूं, योग बराबर n/2, 2 गुणा प्रथम संख्या, और यहां पे हो जाएगा हमारा माइनस वो प्लस n-1 सार्वांतर, डिफरेंस कहते हैं इसको। ये मात्रा नहीं है, सार्वांतर ऐसे हो जाएगा, सार्वांतर कहते हैं। ये डंडा नहीं आएगा इस पे, ठीक है। ये हमारा सार्वांतर हो गया। बात समझ आई? और अगर हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो ये पूरा खोल दिया जाए, कैसे खोलेंगे इसमें? भाई यहाँ पे n/2 गुणा 2 गुणा a, प्रथम संख्या क्या है हमारी? a है, a लिख लेता हूँ मैं अभी, और प्लस n अंदर आएगा, तो यहाँ पे आ गया n/2, और ये गुणा n, और ये माइनस वाला आएगा केशव, और यहाँ पे d आएगा, d क्या है? सार्वांतर है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का n/2। ये हमारा इस तरह का कॉन्सेप्ट बनता है टोटल मिला के, ठीक है। और ऐसे पूरा सॉल्व करके, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला रह जाता है कुल मिला के अंतिम संख्या, और यहाँ पे आएगा प्लस प्रथम संख्या बटे 2, और इन सब की गुणा करनी है हमें n से। इन सब की गुणा किससे करनी है? n से। ये टोटल फॉर्मूला बनता है। कैसे बनता है? फिर ये जाता है, ये बनता है l होता है हमारा अंतिम पद, है ना। अंतिम पद बनेगा, फिर ये आएगा, फिर ये पूरा कॉन्सेप्ट होकर के, यानी अंत में इतना बचता है बस।
बात समझ गए, अंतिम पद हमारा एल होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, बात समझ आ गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पे अंतिम संख्या कौन सी है हमारी, 10, लगाओ 10 प्लस प्रथम संख्या कौन सी है, 1, 1, नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है, 10 बटे 2, 2 से काट दो, 2 पंजे 10 बराबर 11 गुणा 5, यानी कि आंसर आएगा हमारा 55। बात खत्म हो गई। फॉर्मूला यहाँ नोट करो फटाफट, ये वाला इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। क्वेश्चन है हमारा, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। अब हम इसे कैसे निकालेंगे, इसे निकालने का हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू एल प्लस ए वाई टू इंटू एन। ये बात समझ आई नहीं आई, वैल्यू पुट करो। एल क्या होता है, अंतिम पद होता है, अंतिम पद कितना है 100 प्लस प्रथम पद कितना है 1, और हमारे पास 2 इंटू एन कितना है टोटल 100। समझ में आई नहीं आई बात, नंबर ऑफ काउंटिंग कितनी होंगी 100 हो जाएंगी, बात समझ गए। और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 100 2 से डिवाइड कर दो, ये रह गया 50, और दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 101 मल्टीप्लाई 50 और 5 से 5050, इतना आंसर आ गया हमारा। बताओ बात समझ आई या नहीं आई। देखो अब यहाँ पे मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ये एस एन इज इक्वल टू एल प्लस ए अपॉन 2 और ये एन आया कैसे, ठीक है, हम इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम 12th के 3-4 फॉर्मूले समझेंगे। एक हमारा फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये टी एन क्या है, ये है अंतिम पद, इसको हम एल भी लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बात समझ आई या नहीं आई। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बात समझ आई या नहीं आई, ठीक है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा n अपॉन 2, और मैं इसको 2a को कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस a लिख सकते हैं ना, कोफिशिएंट ऐड होगा तो 2 फिर हो जाएगा 2a, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ आई या नहीं आई। अगर हम इसकी बात करें इस वाले पूरे कॉन्सेप्ट की, तो n/2 तो ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे लिखा है a प्लस, अगर मैं जरा इसको देखूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको देखो ध्यान से, बात समझ रहे हो। तो क्या n अपॉन 2 और ये हो गया हमारा a प्लस, इसकी जगह पर मैं l लिख सकता हूं, देखो जरा ध्यान से, इसके पूरे प्लेस की जगह पर मैं l लिख सकता हूं या नहीं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन माइनस 1 इंटू डी। और ये मैंने क्या बताया, ये होता है हमारा अंतिम पद। कौन सा होता है, अंतिम पद का फॉर्मूला ये होता है अगर हमें अंतिम पद निकालना हो तो, ठीक है। इसमें हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं बताओ। और यही चीज तो ये फॉर्मूला बना रहा है, देखो जरा ध्यान से, n बटे 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद, बस यही फॉर्मूला हो गया। देखो जरा ध्यान से, l प्लस ए बटे 2, और इसको लिखना चाहूं क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये वाला a प्रथम पद a हो गया और ये l हो गया अपॉन 2 इंटू एन ऐसे लिख सकता हूं। तो यही तो फॉर्मूला बन गया, समझ आ गया। ये 12th की पूरा कॉन्सेप्ट है, 12th में सार्वंतर श्रेणी है, उसके फॉर्मूले हैं ये। एक और श्रेणी है हमारे पास, जैसे मान लो कि दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, पहली 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा, बताओ जरा। पहली 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा। सबसे पहले तो पहली 20 सम संख्याएं कौन सी हैं ये पता होना चाहिए हमें। तो हमारी पहली सम संख्या कितनी है बताओ, 20, वेरी गुड, 2 4 6 8 सो ऑन, कहाँ तक, पहली 20 निकालनी है हमें, 20 निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम, लास्ट वाली कौन सी होगी, नहीं 40 38, 20 सम संख्याएं हैं, ठीक है, नंबर ऑफ काउंटिंग चेक कर लेना ध्यान से इसे, ठीक है। 20 सम संख्याओं का अगर हमें योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमारा भैया, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, फॉर्मूले में हमें कोई चेंज नहीं रखना है, फॉर्मूला वही रखना है। तो फॉर्मूला कैसे निकालोगे, योग बराबर प्रथम पद 2 अंतिम पद 40 बटे 2, टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग कितनी है 20, 2 से काट दो 10 रह गया, और ये हो गया 42 गुणा 10 बराबर 420, आंसर हो गया। ये बात समझ आई या नहीं आई बताओ। एक हमारे पास क्वेश्चन है, श्रेणी में कितने पद हैं तथा योग ज्ञात करो, श्रेणी के पदों का यानी सबको जोड़ने पे कितना आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे हम सबसे पहले पूछ रहा है श्रेणी में पद ज्ञात करो। तो पद के लिए मैंने कितना बताया था, एक हमारा फॉर्मूला है, चाहो तो तुम इसी से निकाल सकते हो, अगर सम दिया होता तो हम उसी से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ सम नहीं दे रखा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, सार्वंतर, डिफरेंस, डिफरेंस है ना, कितना डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में, डिफरेंस मतलब डी कितना आ रहा है, 2 का डिफरेंस है सबके बीच में, बात समझ आ गई। अच्छा, एन नंबर ऑफ काउंटिंग हमें पता करनी है, कितने नंबर हैं इसमें, हमें नहीं पता कितने नंबर हैं इसमें, और हमें ए का पता है, ए कितना है 3, ठीक है, और हमें एल भी पता है, एल कितना है 91, कितना है 91, बात समझ रहे हो। अब हमें एन निकालना है, तो सीधे सीधे हमारा क्या हो जाएगा, एल माइनस ए और यहाँ पे बटे डी प्लस 1 बराबर कितना, यहाँ पे एन आ जाएगा, समझ आया। ए इधर आएगा, एल माइनस ए हो जाएगा, उसके बाद डी इधर आएगा, डी यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब डी आएगा तो डिवाइड में आएगा, बात समझ गए। और ये जो 1 है, 1 यहाँ माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में आएगा। ये बात समझ आ गई या नहीं आई, आ गई, क्लियर है ना। वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट करो, एल की वैल्यू कितनी है 91 माइनस 3 बटे 2 प्लस 1 बराबर कितना है एन, कितना बचेगा 91 में से 3 जाएगा तो 88,
अपॉन 2 से कट कर दोगे 44 प्लस 1 इज इक्वल टू n, और n बराबर आ गया 45। कितने पद हैं इसमें? 45 पद हैं, ठीक है। और इन सभी पदों का योग कितना है? योग याद करोगे Sn कितना आएगा? प्रथम पद 3 प्लस अंतिम पद 91/2 गुणा n कितना आया है? 45, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रहा है अभी, ठीक है, हम बाद में करेंगे डिवाइड। ये 91 और ये कितना हो गया? 94 गुणा 45 अपॉन 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 47। ये आया हमारा 47 मल्टीप्लाई 45, दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा? 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 से हमारा ये बनेगा, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट में आएगा समथिंग, ठीक है। मल्टीप्लाई जरा चेक करो कितनी आ रही है। 47 और 45 की मल्टीप्लाई करो। इधर समझ लो मल्टीप्लाई की कॉन्सेप्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई हमें कैसे करनी है। सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35, 5 आ गया, 3 कैरी चला गया, ठीक है। फिर इस 5 और 4 की मल्टीप्लाई करो, 20 हो गया, 20 को यहाँ लिख लो, और इस 4 और 7 की मल्टीप्लाई करो। ये थोड़ा ऐसा लिख गया है, मैं इसको साफ करके दोबारा समझा देता हूँ। देखो ऐसे समझ लो, इसको भी साफ कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब हमें। देखो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है, 47 और दूसरा है हमारा 45, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। पहले 5 और 7 की मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35 यानी 3 आया हमारा कैरी, ठीक है। और यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे कितना आएगा? 20, और 4 की मल्टीप्लाई 7 से करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 5 की 4 से और 4 की 7 से, कितना हुआ? 28, दोनों को जोड़ दो, 8 4 48 हो गया, 48 में 3 जोड़ो कितना हुआ? 51 का 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है, 51 का 1 यहाँ पर आ गया। अब कितना आया? 5 कैरी, कितना आया? 5 कैरी। अब 4 की मल्टीप्लाई 4 से करो, कितना आएगा? 4 4 16, 16 और 5 21, ये आ गई हमारी मल्टीप्लाई, यानी कि हमारा आंसर आएगा 2115, ये हमारा आंसर हो गया। अगर मान लो यहीं पे हमसे ये पूछ लिया जाए कि 20 क्रमागत संख्याओं का योग 40 है, 20 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है वो 40 है, या 20 का नहीं तो ज़्यादा हो जाएंगी फिर, क्योंकि हमें डिवाइड मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा हो जाएगा। मैं ऐसे लेता हूँ, चलो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? मान लो 20 है, या 20 ने 21 मान लो, कितना है? 21 है। तो इसकी बीच वाली संख्या कौन सी है? इसकी बीच वाली संख्या मिडिल नंबर कौन सा होगा? तो मिडिल नंबर निकालने के लिए क्या करोगे? सिंपल कॉन्सेप्ट है, नो 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 नो, यहाँ पे करना ही नहीं है, सीधे 21 को 3 से डिवाइड कर दो, 7 आ गया, 7 हमारा पहला नंबर, बीच का नंबर होगा। बात समझ गई? समझ आया नहीं है भाई? 7 क्या हो जाएगा? बीच का नंबर हो जाएगा। चेक कर लो एक बार यहाँ पर भाई, हमारा अगर 7 देखा जाए, 7 9 और 5, भाई बीच का नंबर 7 आ गया, और इससे पहला नंबर 5 आएगा, इसके बाद का नंबर 9 आएगा, इन तीनों का सम करोगे 21 हो रहा है। बात समझ आ गई या नहीं आ गई? ऐसे ही मान लो अगर कह दिया जाए कि 5 विषम संख्याओं का योग जो है वो 55 है, 5 विषम संख्याओं का योग 55 है, तो बताओ कि इनकी बीच वाली संख्या कितनी है? तो बीच वाली संख्या कितनी होगी? सीधे सीधे 55/5 और इसको डिवाइड करोगे 11, यानी बीच वाली संख्या कितनी आ गई? 11 आ गई, बात खत्म। 5 संख्याएं हैं, 5 में 2 इधर होंगी, तो 11, एक तो 9 आ जाएगी, विषम संख्याओं का बोला है ना, तो एक 9 आ जाएगी, एक 7 आ जाएगी, और ये 11 आ गई, यहाँ पे आएगा 13 और एक आएगी 15, सबको प्लस करोगे 55 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आई या नहीं आई बताओ? अगर मान लो यहाँ पे हमें एक और दे दिया जाए कि हमारी मान लो 7 विषम संख्याओं का योग या फिर 7 सम संख्याओं का योग 68 है, 68 नहीं 63 है, या 63 है मान लो, ठीक है। तो बीच वाली संख्या कौन सी है? 7 विषम संख्याओं का, ठीक है। तो क्या करोगे? सीधे 63 को 7 से डिवाइड करोगे, 9 आ गया, बीच की संख्या हमारी 9 हो गई, ठीक है। चेक कर लो, इवन नंबर है हमारी, इवन नंबर है, विषम संख्या तो बताई थी, विषम बताई थी, इवन बताई थी। विषम मान लो, अगर विषम है, मान लो चलो विषम है, ठीक है, विषम होगी तो कितनी आएगी? 9 7 और 5 भाई, और एक और आएगी यहाँ पे 3, इसके बाद हम इधर आएंगे तो 9 11 और 13 और 15, इन सबका सम करोगे 63 आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई? ये हम पहले विषम संख्याओं पे चल लेते हैं। और दूसरा अगर मान लो यहीं पे दे दिया जाए हमें कि 5 सम संख्याओं का योग मान लो, चलो 5, ये 5 वाला तो करा दिया, विषम संख्या, पहले विषम संख्या लेके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा 5 करा दिया, 7 का 9, अभी इसमें और बढ़ा दो मान लो, चलो इसमें कब दिया जाए कि हमारा, हाँ डबल लेटर की, हाँ 12, ऐसे मान लो 13, ये विषम वाला नंबर होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। विषम संख्या 13 विषम संख्याओं का योग जो है वो 169 है मान लो, ठीक है, 169 है। तो इसकी मिडिल नंबर बताना है, तो मिडिल नंबर कितना आएगा? 169/13, इसको डिवाइड करोगे तो 13 आ जाएगा, मिडिल नंबर क्या होगा? 13 हो गया, बात खत्म हो गई। इन सबका जब नंबर निकालोगे तो 169 आ जाएगा, 13 संख्याओं का सब। बताओ यहाँ तक बात समझ आई या नहीं आई? इवन नंबर पे आते हैं। मान लो सपोज दैट कि हमारी 5 सम संख्याओं का योग जो है वो मान लो 84 है, 84 नहीं क्योंकि 5 से नहीं कटेगा ना, ये 90 है मान लो, कितना है? 90 है। तो अब 5 सम संख्याओं का अगर ये योग है 90, तो इसकी बीच वाली संख्या कौन सी होगी? सीधे 90 को डिवाइड करो 5 से, आंसर आ गया आपका 5 एकम 5 और 4 बचेगा 5 40, 18 इज द मिडिल नंबर ऑफ गिवन 5 कंटिन्यू नंबर्स। अब यहाँ पे मान लो एक और लेते हैं, 7 विषम संख्याओं का अगर समी मान लो 144 हो, 144 है, तो मिडिल वाला नंबर कौन सा होगा? तो उसके लिए हम निकालेंगे 144/7। अच्छा ये 7 तो डिवाइड नहीं होगा इससे, 7 मान लो 47 मान लो 147,
ठीक है, कितना है 147 है, तो ये कट जाएगा इससे 2 जा 1 जा, यानी कि 21 हमारा मिडिल नंबर हो गया। बात समझ आई नहीं आई? हाँ, वो तो कोई भी अगर यहाँ पे हमसे सम संख्या बोलेगा तो ये सम संख्या आनी चाहिए, तो साथ में कौन सा होगा सम संख्या का? भाई ये हमारी विषम संख्या का अगर आ जाता है, मान लो ऐसे ही 9 सम संख्याओं का, अब हमारा नंबर क्या आएगा? 9 अगर सम संख्या जैसे यहाँ पे था, ये तो विषम संख्या का सम आएगा। ये किसका आएगा? विषम संख्या का। क्यों? क्योंकि इसका सम क्या है? विषम है, इसका योग विषम है, इसका योग सम था, तो ये सम संख्याओं का योग आएगा। ऐसे ही मैं 9 सम संख्याएं लेता हूं, अगर 9 सम संख्याएं लूंगा तो यहाँ पे जो योग होगा वो भी कितना होगा? सम संख्या होनी चाहिए। तो कितना आएगा? मान लो कितना दे दिया जाए? 36। मान लो कि यहाँ पे 9 सम संख्याओं का योग कितना है? 36 है, तो उसका मिडिल नंबर कितना होगा? तो मिडिल नंबर निकाल दो सीधे सीधे, हमारा आंसर हुआ 36/9 इज इक्वल टू 4। 4 इज द मिडिल नंबर, 4 इज द मिडिल नंबर, तो ये सम संख्या का वो हो गया। अच्छा, ऐसे ही अगर मान लो हम एक और निकालें, कोई और नंबर ले लो ऐसे ही, मान लो 13 सम संख्याओं का योग बोल दें, 13 सम संख्याओं का योग बताओ, तो 13 पंजे 65, 13 78, 78, 78 क्या है? सम संख्या है एक, ठीक है, तो सीधे सीधे डिवाइड कर दो 78 को 13 से, आंसर आया आपका 6, यानी 6 हमारी क्या हो गई? सम संख्या हो गई। और 6 कौन सी है? वो नंबर है जो मिडिल में आएगा इसके। बात समझ आ गई? कंफ्यूजन तो नहीं है? इस तरह से हम इसके नंबर्स निकालते जाएंगे, ठीक है। ये सम संख्याओं का योग हो गया, इसे नोट करना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की हम स्टार्टिंग